जरा एक पल के लिए कल्पना करें कि एक ऐसी मशीन बनाई गई है जो पूरी तरह से मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, एक आदर्श मशीन। बिल्कुल, उसमें कोई घर्षण या फ्रिक्शन नहीं है, दुनिया के सबसे बेहतरीन पुर्जों का इस्तेमाल हुआ है। हम उसमें 100 यूनिट ऊर्जा डालते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि बदले में हमें 100 यूनिट का ही काम मिलेगा, जो कि बहुत ही तार्किक उम्मीद लगती है ना? लेकिन तभी प्रकृति अपना नियम लागू करती है और कहती है कि नहीं, मुझे अपना टैक्स चाहिए। ऊर्जा का कुछ हिस्सा हमेशा के लिए खो जाता है। हम चाहे कितने भी चतुर क्यों ना हो, यूनिवर्स का ये टैक्स तो मतलब चुकाना ही पड़ेगा। और सच कहूं तो ये प्रकृति का वो सख्त नियम है जिसे कोई भी बाईपास नहीं कर सकता। विज्ञान के ज्यादातर विषय हमें ये बताते हैं कि हम क्या-क्या कर सकते हैं, नई खोजें कैसे कर सकते हैं। सही बात है। लेकिन आज जिस विषय के हस्तलिखित लेक्चर नोट्स हमारे सामने हैं, उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये हमें बताता है कि क्या असंभव है। ओ, ये सच में एक अलग ही नजरिया है। तो आज के इस गहन चर्चा में हम भौतिक विज्ञान के उसी सोर्स कोड को डिकोड कर रहे हैं जिसे हम ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास इंजीनियरिंग के कुछ बहुत ही शानदार और विस्तृत नोट्स हैं इस विषय पर। हाँ, और हमारा मिशन बड़ा सीधा सा है। हमें ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य के उन बुनियादी नियमों को समझना है जो हमारे घरों के फ्रिज से लेकर अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट तक हर चीज को चलाते हैं। और वो भी बिना किसी भारी भरकम गणित के। एकदम सही। हम इसके पीछे के क्यों और कैसे को समझने वाले हैं। तो अगर हम शुरुआत करें तो इस पूरी चर्चा का जो मुख्य केंद्र है वो क्या है? अगर हम ऊष्मागतिकी के सबसे बड़े लक्ष्य की बात करें तो वो ऊर्जा के दो अलग-अलग रूपों को समझना है। ऊर्जा का पहला रूप है ऊष्मा, यानी हीट, जो बहुत ही अव्यवस्थित है, मतलब पूरी तरह से बिखरी हुई है। बिखरी हुई ऊर्जा। हाँ, और दूसरा रूप है कार्य, यानी वर्क, जो कि ऊर्जा का एक बहुत ही व्यवस्थित रूप है। तो थर्मोडायनामिक्स का पूरा विज्ञान बस इसी जद्दोजहद पे टिका है कि कैसे इस बिखरी हुई ऊष्मा को एक दिशा देकर उसे उपयोगी कार्य में बदला जाए। अच्छा, तो इसको एक उदाहरण से देखते हैं। क्या ऊष्मा ऐसी है जैसे किसी मेले में बिना किसी दिशा के इधर-उधर घूमती हुई कोई बड़ी सी भीड़? एकदम सटीक उदाहरण है। बहुत सारी ऊर्जा है वहाँ, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। और वहीं जो कार्य है वो उस भीड़ को एक आर्मी की परेड में बदलने जैसा है, जहां सब के सब एक साथ एक ही दिशा में मार्च कर रहे हैं। बिल्कुल। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस भीड़ को समझने के लिए हम इसे किस नजरिए से देखें। हमारे पास जो नोट्स हैं उसमें अध्ययन के दो दृष्टिकोण बताए गए हैं, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक नजरिए की बात करें तो क्या हमें उस भीड़ के हर एक व्यक्ति पर यानी हर एक अणु पर नजर रखनी होगी? अणु, हर एक मॉलिक्यूल की गति और उसकी दिशा को मापना होगा। बाप रे! लेकिन एक छोटे से पानी के ग्लास में भी तो अरबों खरबों अणु होते हैं। यही तो समस्या है। इतने सारे अणुओं का अलग-अलग गणित लगाना दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर के लिए भी पूरी तरह से असंभव है। इसीलिए क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स में हम ये माइक्रोस्कोपिक रास्ता नहीं अपनाते। अच्छा, तो हम मैक्रोस्कोपिक दृष्टिकोण का पालन करते हैं। मतलब हम पूरी भीड़ का बस एक औसत निकाल लेते हैं। बिल्कुल सही। और यहीं पर नोट्स में एक बहुत ही भारी भरकम शब्द आता है, कंटिन्यूअम। जब मैंने ये कंटिन्यूअम शब्द पहली बार पढ़ा तो सच कहूं तो मुझे लगा कि ये कोई बहुत ही जटिल गणितीय फॉर्मूला होगा। हाँ, अक्सर ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर मैं इसे सही से समझ रही हूं तो क्या ये एक डिजिटल फोटो की तरह है? मतलब जब हम किसी फोटो को दूर से देखते हैं तो वो हमें बिल्कुल स्मूथ या निरंतर दिखती है। हाँ, कोई दरार या छेद नहीं दिखता। लेकिन मेरे लोगों से बहुत ज्यादा जूम कर दें तो हमें छोटे छोटे पिक्सल दिखने लगते हैं और उनके बीच का खालीपन भी नजर आने लगता है। गैसों के मामले में भी अणु दूर दूर होते हैं, तो क्या कंटिन्यूअम हमें बस चीजों को जूम आउट करके देखने की छूट देता है? ये डिजिटल फोटो वाली एनालॉजी इसके पीछे के विज्ञान को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। हम अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं कि पदार्थ लगातार फैला हुआ है बिना किसी खाली जगह के, ताकि हम दबाव या तापमान जैसी चीजों का एक औसत निकाल सके। एकदम सही। लेकिन हर सिद्धांत की तरह इसकी भी एक सीमा है। ये कंटिन्यूअम का मॉडल कहाँ तक काम करेगा, ये तय करने के लिए नोट्स में एक पैमाने का जिक्र है जिसे नूडसन नंबर कहते हैं। ओह हाँ, नूडसन नंबर। नोट्स के अनुसार जब तक ये नंबर 0.01 से कम या उसके बराबर है तब तक हमारी तस्वीर स्मूथ है ना? हाँ, तब तक हमारा कंटिन्यूअम अच्छे से काम कर रहा है। तो अगर ये नंबर इससे ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? फिर नियम टूट जाएगा। ऐसा इसलिए है
क्योंकि जब हम बहुत कम दबाव वाली गैसों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परतों में या अंतरिक्ष में। हाँ, वहाँ हवा के अणु इतने कम होते हैं और उनके बीच की दूरी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम उन्हें एक निरंतर भीड़ नहीं मान सकते। अच्छा, तो हमारी फोटो बहुत ज्यादा पिक्सलेट हो जाती है। बिल्कुल। ऐसे माहौल में जहाँ गैस बहुत रेयरफाइड होती है, वहाँ कंटिन्यूम फेल हो जाता है और हमें वापस माइक्रोस्कोपिक गणित की तरफ जाना पड़ता है। मैं समझ रही हूँ। तो अब हमारे पास एक स्पष्ट नजरिया है कि हम चीजों को मैक्रो लेवल पर देख रहे हैं, लेकिन हम पूरे ब्रह्मांड का एक साथ अध्ययन तो नहीं कर सकते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अपना फोकस किसी एक जगह पर केंद्रित करना ही होगा। और मुझे लगता है यहीं से सिस्टम और उसकी बाउंड्रीज या सीमाओं का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। सही पकड़ा आपने। ऊष्मागतिकी में ये तय करना सबसे पहला कदम है कि हमारी दिलचस्पी आखिर किस चीज में है। जिस भी हिस्से का हम अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो कार के इंजन का एक सिलेंडर हो या सिर्फ पानी उबालने वाला एक बर्तन, वो हमारा सिस्टम है। हाँ, और उस सिस्टम के बाहर मौजूद ब्रह्मांड की हर वो चीज जो उस पर असर डाल सकती है, उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। और इन दोनों को जो लाइन अलग करती है वो बाउंड्री कहलाती है। नोट्स में एक बहुत दिलचस्प बात थी कि ये बाउंड्री हमेशा कोई लोहे या प्लास्टिक की दीवार नहीं होती। नहीं, ये काल्पनिक भी हो सकती है। हाँ, जैसे अगर हम किसी जेट इंजन से निकलने वाली हवा के बहाव को देख रहे हैं, तो वहां कोई ठोस दीवार तो है नहीं। बिल्कुल। वहां हम बस अपनी सुविधा के लिए गणितीय रूप से हवा में काल्पनिक डिब्बा मान लेते हैं और सिर्फ उसी के अंदर के बदलावों को मापते हैं। कमाल है। और इन्हीं सीमाओं के आधार पर सिस्टम को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है क्लोज्ड सिस्टम, जहां द्रव्यमान या मास बाहर नहीं जा सकता। जैसे कि एक बंद प्रेशर कुकर जिसमें सीटी नहीं लगी है। हाँ, अंदर का खाना या भाप बाहर नहीं आ सकती, लेकिन गर्मी तो अंदर जा सकती है। एकदम सही। और दूसरा प्रकार है ओपन सिस्टम, जहां द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों अंदर बाहर आ जा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण तो हमारे आसपास के पावर प्लांट में लगे टरबाइन हो सकते हैं, या हमारी गाड़ियों के इंजन। हाँ, उनमें लगातार ईंधन अंदर जा रहा है, धुआं बाहर आ रहा है और ऊर्जा का आदान प्रदान भी हो रहा है। लेकिन जो तीसरा प्रकार है वो थोड़ा अलग है, आइसोलेटेड सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी दीवारें इतनी सख्त हैं कि ना तो द्रव्यमान अंदर बाहर जा सकता है और न ही ऊर्जा। मतलब ये अपनी ही दुनिया में पूरी तरह से सील हो चुका है। इस आइसोलेटेड सिस्टम को लेकर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हम अक्सर चाय को गर्म रखने के लिए थर्मस का इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ, बिल्कुल करते हैं। और थर्मस की कोशिश यही होती है कि न चाय बाहर गिरे और न ही उसकी गर्मी बाहर निकले। तो क्या एक बहुत ही बेहतरीन और महंगा थर्मस असल में एक आइसोलेटेड सिस्टम है? एक आम नजरिए से ऐसा लग सकता है, लेकिन भौतिकी के नजरिए से ऐसा कोई थर्मस बन ही नहीं सकता। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी थर्मस की दीवारों को हम एडियाबैटिक बनाने की कोशिश करते हैं, यानी एक ऐसी दीवार जो ऊष्मा को बिल्कुल भी आर पार न जाने दे। लेकिन वास्तविकता में हर सामग्री से ऊष्मा का कुछ ना कुछ रिसाव होता ही है। मतलब प्रक्रिया कितनी भी धीमी क्यों ना हो, 1 दिन या 2 दिन बाद थर्मस की चाय ठंडी हो ही जाएगी। बिल्कुल। इसलिए असल दुनिया में 100% आइसोलेटेड सिस्टम बनाना लगभग नामुमकिन है। तो फिर इसका कोई असली उदाहरण है भी, या ये सिर्फ एक किताबी कॉन्सेप्ट है? इसका सिर्फ एक ही सच्चा उदाहरण है और वो है हमारा पूरा ब्रह्मांड। हमारा ब्रह्मांड? हाँ, अगर हम पूरे ब्रह्मांड को ही एक सिस्टम मान लें, तो उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो न कोई द्रव्यमान बाहर जा सकता है और न ही कोई ऊर्जा। अरे वाह, ये तो सच में दिमाग की नस खोलने वाला विचार है। संपूर्ण ब्रह्मांड ही एकमात्र परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम है। बिल्कुल। अच्छा, तो मान लीजिए हमने अपना सिस्टम चुन लिया, लेकिन हम इस पर तुरंत अपने नियम लागू नहीं कर सकते, है ना? नोट्स बताते हैं कि सिस्टम का अध्ययन करने के लिए उसका इक्विलिब्रियम या संतुलन में होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत अहम शर्त है। मतलब ये कुछ ऐसा है कि आप किसी तूफानी समुद्र की गहराई नहीं नाप सकते, आपको पानी के शांत होने का इंतजार करना पड़ेगा। ये एनालॉजी बिल्कुल सही है। और ऊष्मागतिक संतुलन का मतलब सिर्फ रुका हुआ होना नहीं है। इसमें 3 अलग-अलग तरह के संतुलनों का एक साथ होना जरूरी है। सबसे पहले तो थर्मल इक्विलिब्रियम था शायद, जिसका अर्थ है कि सिस्टम के हर हिस्से में तापमान एक समान होना चाहिए। हाँ, कहीं ज्यादा गर्मी और कहीं ज्यादा ठंडक नहीं होनी चाहिए। दूसरा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब सिस्टम के अंदर दबाव भी हर जगह बराबर होना चाहिए। बिल्कुल। कोई ऐसा बल नहीं होना चाहिए जो चीजों को अंदर ही अंदर इधर उधर धकेल रहा हो।
और तीसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं चल रही होनी चाहिए। सही कहा। जब ये तीनों शांत होते हैं तभी हम कहते हैं कि सिस्टम अध्ययन के लिए तैयार है। तो जब सिस्टम संतुलन में आ जाता है तब हम उसके अंदर मौजूद गैस या वर्किंग फ्लूइड के व्यवहार को समझते हैं, और यहीं से आदर्श गैस या आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, और इंजीनियरिंग का वो बहुत ही मशहूर समीकरण PV = MRT। सच बताऊं तो नोट्स पढ़ने के बाद मुझे यहाँ सबसे बड़ा झटका लगा था। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि इस समीकरण को काम करने के लिए दो बहुत ही बेतुकी मान्यताएं मानी गई हैं। पहली तो ये कि गैस के अणु खुद कोई जगह घेरते ही नहीं है। उनका वॉल्यूम शून्य मान लिया जाता है। हाँ, और दूसरी ये कि इन अणुओं के बीच आपस में कोई आकर्षण बल नहीं होता। लेकिन हम जानते हैं कि हर भौतिक चीज जगह घेरती है और गुरुत्वाकर्षण या अणु बलों के कारण वे एक दूसरे को खींचते भी हैं। ये बात तो है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये आदर्श गैस की पूरी कहानी सिर्फ वैज्ञानिकों का एक झूठ है ताकि उन्हें वो भारी गणित न करना पड़े? इसे झूठ कहना थोड़ा ज्यादा सख्त हो जाएगा। हमें इसे एक आदर्श मॉडल की तरह देखना चाहिए। अच्छा, तो ये बस एक शुरुआती कदम है? हाँ, जब वैज्ञानिक किसी बहुत जटिल चीज को समझना शुरू करते हैं तो वे सबसे पहले सारे झंझटों को हटाकर एक साफ और सरल स्थिति की कल्पना करते हैं, और जब वो सरल स्थिति समझ आ जाती है तब उसमें वास्तविकता की परतें जोड़ी जाती हैं। ओह, तो रियल गैस के मामले में भी ठीक ऐसा ही हुआ होगा? बिल्कुल, और यहीं पर नोट्स में क्लॉजियस और वैंडरवॉल जैसे वैज्ञानिकों की एंट्री होती है। हाँ, जिन्होंने इस आदर्श गैस के झूठ को सच में बदलने का काम किया। मैंने पढ़ा कि क्लॉसियस ने सबसे पहले कहा कि भाई गैस के अणु जगह तो घेरते हैं। सही बात है। इसलिए उन्होंने फॉर्मूले वाले वॉल्यूम में से अणुओं का खुद का घेरा गया वॉल्यूम घटा दिया, जिसे उन्होंने बी नाम दिया। हाँ, तो समीकरण का जो V था वो बदलकर V-B हो गया। लेकिन वैंडरवॉल्स का काम इससे भी ज्यादा दिलचस्प था। उन्होंने दबाव में सुधार किया था ना? हाँ, आदर्श गैस में हम मानते हैं कि अणु बर्तन की दीवारों से पूरी ताकत से टकराते हैं जिससे दबाव बनता है। लेकिन वैंडरवॉल्स ने समझाया कि क्योंकि अणु एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, तो जब कोई अणु दीवार से टकराने जाता है तो पीछे वाले अणु उसे थोड़ा अपनी तरफ खींच लेते हैं। ओह, तो वह दीवार से उतनी ताकत से नहीं टकरा पाता जितनी हमने उम्मीद की थी। बिल्कुल, और इस खोए हुए दबाव की भरपाई करने के लिए वैंडरवॉल्स ने दबाव वाले हिस्से में एक ए फैक्टर जोड़ दिया। इन दोनों सुधारों के बाद जो नया समीकरण बना वो असली गैसों के व्यवहार की बहुत सटीक भविष्यवाणी करता है। ये सच में दिखाता है कि विज्ञान कैसे अपनी ही गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ता है। लेकिन नोट्स में आगे एक और घुमावदार बात है। कौन सी बात? उसमें लिखा है कि जो हमारी असली गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, वे भी कुछ खास परिस्थितियों में बिल्कुल आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लगती हैं। ये कैसे संभव है? ये ऊष्मागतिकी का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है। कोई भी असली गैस बहुत कम दबाव और बहुत अधिक तापमान पर आदर्श गैस बन जाती है। कम दबाव और अधिक तापमान, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? बहुत सीधा सा लॉजिक है। जब तापमान बहुत ज्यादा होता है तो अणुओं की ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वे बहुत तेजी से भागने लगते हैं। तो उनकी तेज गति के सामने उनके बीच का जो आकर्षण बल है वो बेअसर हो जाता है। एकदम सही। और क्योंकि दबाव बहुत कम है इसलिए अणु एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर फैल जाते हैं। अच्छा, और इतनी दूर होने के कारण उन अणुओं का खुद का जो आकार है वो पूरे बर्तन के आकार के मुकाबले इतना छोटा हो जाता है कि हम उसे नजरअंदाज कर सकते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि वैंडरवॉल्स ने जो दो चीजें जोड़ी थीं, ए और बी, वो इन परिस्थितियों में अपने आप खत्म हो जाती हैं। अरे वाह! और नोट्स में इसका सबसे अच्छा व्यवहारिक उदाहरण सुपर हीटेड स्टीम का दिया गया है ना? हाँ, बड़े बड़े पावर प्लांट्स में इसी सुपर हीटेड स्टीम को आदर्श गैस मानकर सारी गणनाएं की जाती हैं। ये सब तो बहुत कमाल का है, लेकिन अब तक हमने सिस्टम, गैसों के व्यवहार और दबाव पर बात की। इन सब का अध्ययन तब तक अधूरा है जब तक हम उस एक चीज को ना नाप लें जो इन सबको चला रही है, और वो है तापमान या टेम्परेचर। हाँ, अगर हम वापस उस माइक्रोस्कोपिक दुनिया में जाएं तो तापमान आखिर है क्या? नोट्स के हिसाब से तापमान असल में अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी। हाँ, ये इस बात का पैमाना है कि किसी चीज के अंदर के अणु कितनी तेजी से कांप रहे हैं या इधर-उधर भाग रहे हैं। अणु जितनी तेजी से भागेंगे हमें वो चीज उतनी ही गर्म महसूस होगी।
और इस तापमान को मापने का पूरा विज्ञान एक बहुत ही बुनियादी नियम पर खड़ा है, जिसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। बिल्कुल। ये नियम कहता है कि यदि दो पिंड किसी तीसरे पिंड के साथ अलग अलग थर्मल संतुलन में हैं, तो वे आपस में भी थर्मल संतुलन में होंगे। जब हम इसे किताबी भाषा में सुनते हैं तो ये थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, थोड़ा टेक्निकल तो है, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोस्तों वाले उस पुराने नियम जैसा ही है। मान लीजिए ए बी का दोस्त है और बी सी का भी दोस्त है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ए और सी भी दोस्त हुए। एकदम सही। थर्मोमीटर भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है ना। अगर मुझे अपना बुखार नापना है तो मेरा शरीर हो गया ए और मेरा थर्मोमीटर हो गया सी। और थर्मोमीटर को कैसे पता चलेगा कि 98 डिग्री क्या होता है? यानी बी के साथ सेट किया गया था। बिल्कुल। तो चूंकि थर्मामीटर उस स्टैंडर्ड के साथ संतुलन में है, तो जब वो आपके शरीर के संपर्क में आता है तो वो आपको सही तापमान बता पाता है। ये नियम सच में बहुत पावरफुल है। और तापमान नापने के लिए हम सिर्फ पारे या मर्क्यूरी वाले थर्मामीटर पर तो निर्भर है नहीं। नोट्स में कई आधुनिक तरीकों का जिक्र है। हाँ, जैसे कि थर्मिस्टर, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध पर काम करता है। अच्छा, वो कैसे काम करता है? जब कोई धातु गर्म होती है तो उसके अंदर के अणु और तेजी से कांपने लगते हैं। इसकी वजह से उस धातु के अंदर से बिजली का गुजरना मुश्किल हो जाता है। ओह, तो वो बिजली का विरोध करने लगती है और इस विरोध को नापकर हम बता सकते हैं कि तापमान कितना बढ़ा है। एकदम सही। और एक और बहुत ही दिलचस्प उपकरण है थर्मोकपल, जो सीबेक इफेक्ट पर काम करता है। सीबेक इफेक्ट, ये क्या होता है? मान लीजिए आपने दो अलग अलग तरह के धातुओं के तारों को जोड़कर एक लूप बना लिया। अब अगर आप उनके एक जोड़ को गर्म करते हैं और दूसरे जोड़ को ठंडा रखते हैं, तो तापमान के इस अंतर की वजह से उन तारों के अंदर बिजली पैदा होने लगती है। अरे वाह, मतलब ये अपने आप में एक छोटी सी हीट पावर्ड बैटरी की तरह काम करने लगता है। बिल्कुल। और इस पैदा हुए वोल्टेज को नापकर हम तापमान का बहुत सटीक पता लगा सकते हैं। लेकिन इन सारे थर्मामीटर्स को कैलिब्रेट करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की भी तो जरूरत होती होगी। पुराने जमाने में तो वैज्ञानिक पानी के जमने और उबलने का इस्तेमाल करते थे। हाँ, 0 डिग्री और 100 डिग्री। लेकिन वे तरीके सटीक नहीं थे, क्योंकि दबाव बदलने से पानी के उबलने का तापमान भी बदल जाता है। तो आधुनिक विज्ञान में हमने क्या अपनाया है? नोट्स में पानी के ट्रिपल पॉइंट का जिक्र था। हाँ, ये किसी भी पदार्थ की एक बहुत ही जादुई अवस्था होती है। पानी के लिए यह तापमान 273.16 केल्विन और बहुत ही कम दबाव पर आता है। और इस बिंदु पर क्या होता है? इस एक विशेष बिंदु पर पानी एक ही समय में बर्फ, तरल पानी और भाप के रूप में एक साथ मौजूद रहता है। मतलब ये तीनों अवस्थाएं एक परफेक्ट संतुलन में एक साथ रहती हैं। ये तो कल्पना करने में ही अद्भुत लगता है। एक ऐसा ग्लास जिसमें बर्फ भी है, पानी भी है और भाप भी निकल रही है। हाँ, और कोई भी अवस्था दूसरी पर हावी नहीं हो रही, क्योंकि प्रकृति का ये संतुलन कभी नहीं बदलता। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे तापमान नापने का सबसे भरोसेमंद रेफरेंस पॉइंट मान लिया। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल है जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है। पूछे? इस नियम के नाम को लेकर। जब ये नियम तापमान नापने जैसी सबसे बुनियादी चीज सिखाता है, तो इसे जीरोथ लॉ या शून्यवां नियम क्यों कहा जाता है? इसे पहला नियम क्यों नहीं कहा गया? ये विज्ञान के इतिहास की बहुत ही मजेदार घटना है। असल में ऊष्मागतिकी के पहले और दूसरे नियम की खोज बहुत पहले ही हो चुकी थी। अच्छा? हाँ, वे ऊर्जा के संरक्षण के बारे में थे और पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके थे। लेकिन काफी सालों बाद वैज्ञानिकों को अचानक एहसास हुआ कि अरे, ऊष्मा और ऊर्जा पर बात करने से पहले हमें ये तो परिभाषित करना चाहिए कि तापमान क्या होता है। ओह, ये तो कुछ ऐसा हुआ कि आपने एक शानदार घर बना लिया, छत भी डाल दी और फिर अचानक आपको याद आया कि अरे, हमने तो नींव ही नहीं डाली। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। ये नियम पहले और दूसरे नियम से भी ज्यादा बुनियादी था, लेकिन क्योंकि दुनिया भर की किताबों में पहला और दूसरा नियम छप चुका था, तो सब कुछ बदलने के बजाय उन्होंने इस नए नियम को उनके नीचे जगह दे दी और इसे शून्यवां नियम का नाम दे दिया। हाँ, विज्ञान में भी कभी-कभी ऐसे जुगाड़ हो जाते हैं। ये सच में बहुत मजेदार है। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने ऊष्मागतिकी की नींव को बहुत ही गहराई से समझा। हमने देखा कि कैसे हमारा मुख्य लक्ष्य उस बेतरतीब ऊष्मा को एक व्यवस्थित कार्य में बदलना है। बिल्कुल, हमने कंटिन्यूम के नजरिए को समझा और सिस्टम की सीमाओं को जाना। और ये भी देखा कि कैसे आदर्श गैस की कल्पना से शुरू करके हम वैन डेर वाल्स के साथ वास्तविकता तक पहुंचे और अंत में जीरोथ लॉ के जरिए तापमान नापने के रहस्य को खोला। और ये सब सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए कुछ फॉर्मूले नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं।
हमारे किचन में रखा फ्रिज, बाहर सड़क पर दौड़ती कार का इंजन और यहाँ तक कि बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट्स, ये सभी इसी ऊष्मागतिकी के सोर्स कोड पर काम कर रहे हैं। इन नियमों को समझने का मतलब है अपने आसपास की भौतिक दुनिया के काम करने के तरीके को जान लेना। एकदम सही। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। हमने शुरुआत में कहा था कि ऊष्मागतिकी हमें बताती है कि क्या संभव नहीं है। प्रकृति ने एक सीमा तय कर दी है कि हम कभी भी 100% दक्षता वाली मशीन नहीं बना सकते। हाँ, ऊर्जा का कुछ हिस्सा हमेशा खो जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या मानवीय नवाचार की हमेशा एक गणितीय सीमा रहेगी? आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों का निर्माण कर रहे हैं जो पहले असंभव लगती थीं। सही बात है। लेकिन क्या भविष्य की कोई भी उन्नत तकनीक, चाहे वो कितनी भी महान क्यों ना हो, ब्रह्मांड द्वारा तय की गई इन सीमाओं को कभी पार कर पाएगी? या फिर प्रकृति ने हमारे विकास पर पहले से ही एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच रखी है जिसे लांघने की इजाजत इस ब्रह्मांड के सोर्स कोड में है ही नहीं? ये सच में सोचने वाली बात है। इस गहरे सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस विचारशील सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।